हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड सुपर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही जरूरी क्वेश्चन जो एसएससी सीजन के प्री के क्वेश्चंस हैं, यानी कि बहुत पीवाईक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग शेयर कर दीजिए। जहां जहां आप लोग एक्टिव है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आप वहां शेयर करेंगे एंड वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर पहली बार आप देख रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है और आपको ये पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी सब प्रीवियस ईयर के हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने का फायदा ये होता है कि आपके वहीं से ही टॉपिक बनते हैं, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को छोड़ना नहीं है, पूरी वीडियो को देखना है और समझना है कि हमें अपने एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ही डज नॉट लाफ, वो हंसती नहीं है, नॉर ही स्माइल्स, नॉर ही स्माइल्स। अब काफी जन चौंक गए होंगे कि नॉर का यूज हुआ है, इसका मतलब डज नॉट को ही हटा दो, क्योंकि नॉर का यूज तो हम नीदर के साथ करते हैं भाई। यहाँ नॉर एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है, ठीक है। और हमें इस पार्ट को चेंज करना है, ना कि पहले वाले पार्ट को। आप देख रहे हैं हाईलाइट कौन सा पार्ट है, नॉर ही स्माइल्स है, तो आपको इसी को ही करेक्ट करना है, ठीक है। सो ही डज नॉट लाफ, वो हंसता नहीं है, नॉर ही स्माइल्स, क्या करेक्ट कर सकते हैं बताएंगे आप सभी। अब देखेंगे यहाँ पर लाफ के पहले एक हेल्पिंग वर्ब आई है, जो कि क्या है यहाँ पर लाफ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लाफ आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ लाफ जो है, यहाँ डज जो है आपका मेन वर्ब है। तो ही डज नॉट लाफ नॉर ही स्माइल्स, ना ही वो हंसता है ना ही वो मुस्कुराता है। तो यहाँ पर हमने डज का यूज लाफ से पहले किया है और सेंटेंस को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कितने, दो। तो यानी कि यहाँ भी हमें डज का यूज करना है, ठीक है। तो नॉर के बाद आप क्या यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। कहाँ सेंटेंस में दिया हुआ है, नॉर डज ही स्माइल, यानी कि आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। उसी की बात की गई है ना भाई, ना ही वो हंसता है और ना ही वो मुस्कुराता है। नेक्स्ट, वी मेट यस्टरडे, हम कल मिले थे, हम कल मिले थे, हम कल मिले थे। यानी कि ये जो सेंटेंस है ये जाता है किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। हम कल मिले थे यानी बीता हुआ जो भी आज है वो हमारा कल बनता है, और वो कल हमारा बन जाता है पास्ट इंडेफिनिट, जहां पर हमेशा हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। वी मेट यस्टरडे, हम कल मिले थे। हैवंट वी, अब हम क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन टैग होता है उसका वर्ब तो हम सेंटेंस का ही वर्ब यूज करते हैं उसमें। तो यहाँ जो हैव आया है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब है, ये हैव प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब है, तो ये तो इसका मतलब गलत हो गया। और यहाँ पर वी सब्जेक्ट है तो यहाँ भी है, मतलब आपको कुल मिला के क्या यूज करना होता है क्वेश्चन टैग में, सेंटेंस का हम वर्ब लेते हैं और सेंटेंस का हम सब्जेक्ट लेते हैं और लास्ट में हम इंटेरोगेशन मार्क यूज करते हैं। ये पहली चीज आपको नोटिस करनी होती है क्वेश्चन टैग में। और दूसरी चीज नोटिस करनी होती है कि सेंटेंस आपका अगर पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर आप वर्ब को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं सेंटेंस में तो आप टेंस देखेंगे, उसका टेंस क्या है, उसके बाद से उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि ये हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसका मतलब यहाँ पर जो वर्ब आएगी नेगेटिव में और सेंटेंस क्या पॉजिटिव, इसका मतलब क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। और जो वर्ब आती है नेगेटिव में वो क्या आती है, डिड आती है, डिड आती है। तो यानी कि यहाँ पर जो भी ऑप्शन में डिड होगा वो हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन क्या बन जाता है, आपका करेक्ट बन जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आई होप गाइस आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इवन जितनी भी क्लासेस, यानी कि आज तुम्हारा डे 19 है और डे 18 तक की क्लासेस आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक की सारी वीडियो प्लेलिस्ट की नहीं देखी है तो आप अभी जा करके देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने वहां पर आप सभी के लिए डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देखेंगे जरूर, ठीक है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ, वो हंस तो नहीं सकती थी लेकिन वो मदद तो नहीं कर सकती थी लेकिन वो हंस रही थी, वो हंस रही थी, ठीक है। बट लाफ, अब यहाँ देखो शी कुड नॉट हेल्प, वो मदद तो नहीं कर सकती थी लेकिन वो क्या कर रही थी, वो हंस तो रही थी ना। यानी कि क्या जाएगा, बट के बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पर बट के बाद आएगा हमारा लॉफिंग, ठीक है। तो बट लॉफिंग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वो हंस तो नहीं रही थी, वो मदद तो नहीं की लेकिन वो हंस रही थी, मदद तो नहीं की लेकिन वो हंस रही थी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन, द वर्ल्ड इज बीइंग फेस्ड विद अ क्राइसिस, दुनिया क्राइसिस को फेस कर रही है, दुनिया क्राइसिस को फेस कर रही है, ठीक है।
अब यहाँ देखो इज बीइंग फेस्ड विद अ क्राइसिस, देखो इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, तो यानी कि यहाँ जो सेंटेंस में होना चाहिए वो होना चाहिए द वर्ड इज फेसिंग अ क्राइसिस, द वर्ड इज फेसिंग अ क्राइसिस, यानी दुनिया क्या कर रही है, फेस कर रही है, दुनिया को फेस नहीं कराया जा रहा, क्राइसिस फेस नहीं करा रहा है दुनिया को, दुनिया क्राइसिस को फेस कर रही है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलूं दुनिया क्राइसिस को फेस कर रही है, सेंटेंस एक्टिव में जाएगा या पैसिव में जाएगा? एब्सोल्युटली एक्टिव में जाएगा, कोई पैसिव वॉइस यहाँ पर यूज नहीं करनी है। ये इज बीइंग कहाँ यूज करते हो, ये पैसिव में यूज करते हो आप सभी। इज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में यूज होती है, दुनिया क्राइसिस को फेल कर रही है, ना कि क्राइसिस दुनिया के द्वारा फेस किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। इस तरह से क्या बनेगा, इस तरह से हम इसको लेके जाएंगे एक्टिव में, और हमारा क्या हो जाएगा, द वर्ड इज फेसिंग द अ क्राइसिस। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। और एक चीज ध्यान में रखिएगा आप सभी, आपके ये जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ ये सीजीएल प्री के 2015 का प्री का पेपर है, नेट पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। ठीक है, ये नेट पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो आप ये गेस करिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं क्यों सॉल्व करा रही हूँ आज, क्योंकि उसके पीछे का रीजन है वोकैबुलरी, इडियम, फ्रेजेस और सेंटेंसेस रिपीटेड होते हैं वहां पर। एग्जाम में नया कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़ा चेंज कर देंगे, बट रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप इसी वजह से मैं आपको कहती हूँ हमेशा कि 2018 के जितने पेपर्स हैं आप सब सॉल्व कर डालिए 2018-19 का। ठीक है, आप जितने सेट्स हैं सब लगा डालिए, उसके बाद से आपको और कुछ नहीं करना है इस टाइम में। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाता है हमारा डी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, आई टुक मदर सम ग्रेप्स व्हेन शी वाज इन हॉस्पिटल। आई टुक मदर, इसका मतलब होता है मैंने मम्मी को लिया, मम्मी को लिया। आई टुक मदर मतलब मैंने मम्मी को लिया सम ग्रेप्स, कुछ मम्मी को लिया सम ग्रेप्स, गलत हो जा रहा है ना। यानी कि अगर मैं बोलूं टेक तो ये आता है किसी चीज को लेने के लिए, किसी चीज को लेने के लिए, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, आई टुक मदर सम ग्रेप्स व्हेन शी वाज इन हॉस्पिटल। भाई सेंस तो ये बनना चाहिए कि मैंने मेरी माँ के लिए कुछ ग्रेप्स लिए जब वो हॉस्पिटल में थी। ठीक है, अगर यहाँ पर माँ के लिए मैंने सेब लिए तो यहाँ पर कुछ प्रेपोजिशन आना चाहिए जो माँ के लिए होने का बताए, इंडिकेशन दे। ठीक है, आई ब्रॉट माई मदर सम ग्रेप्स, ये गलत जा रहा है ना। आई टुक सम ग्रेप्स फॉर माई मदर, अब देखो यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि मैंने कुछ सेब लिए अपनी माँ के लिए, मैंने कुछ सेब लिए अपनी माँ के लिए, मैंने कुछ सेब लिए। क्या आपको सही लग रहा है? पहला वाला देखिए, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, और सेकंड वाला देखिए, आई टुक मदर सम ग्रेप्स, यहाँ कहने का मतलब है कि मैंने माँ को ही ले लिया, माँ को ही ले लिया, तो गलत जा रहा है ना। यानी कि मैंने कुछ ग्रेप्स लिए अपनी माँ के लिए, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई टुक फॉर माई मदर सम ग्रेप्स, आई टुक, अब देखो यहाँ पर हमें क्या यूज करना, आई टुक सम ग्रेप्स, मैंने लिया क्या, मैंने लिया क्या, अरे टुक का हमें ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, तो टुक का ऑब्जेक्ट हो जाता है सम ग्रेप्स, और किसके लिए लिया, तो माँ के लिए लिया, यानी कि हमें माँ के लिए, उसके बाद से हमें एक प्रेपोजिशन यूज करना होगा जिसके लिए हम लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, आई टुक फॉर माई मदर्स, मदर के लिए, पहले अरे अपने टुक का ऑब्जेक्ट तो लो, जो ऑब्जेक्ट होगा आपका कौन सा बन जाएगा, सम ग्रेप्स बन जाएगा, यानी कि सी डी आपका यहाँ पर गलत जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, अगर मुझे चांस मिलता है, अगर मुझे अवसर मिलता है, सो आई शैल अटेंड दिस सेमिनार, अगर मुझे अवसर मिले तो मैं सेमिनार को अटेंड करूंगी, अगर मुझे मिलेगा तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, इफ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द सेमिनार, जब भी सेंटेंस, आप कंडीशनल सेंटेंस का एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आपकी प्री के एग्जाम में। ठीक है, तो आप कंडीशनल सेंटेंस को प्रिपेयर करके जाइएगा। कंडीशनल सेंटेंस कहता है कि पहला वाला कंडीशन जो बोलता है वो कहता है कि मेरे पहले वाले क्लॉज में आपका यूज करो प्रेजेंट, मेरे पहले वाले क्लॉज में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करो, और सेकेंड वाले क्लॉज में आप क्या यूज करो, फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करो। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी विल और शैल का यूज होगा। दूसरा वाला कंडीशनल सेंटेंस कहता है कि आप मेरे पहले वाले में अगर पास्ट इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं, तो सेकंड वाले में क्या यूज करेंगे, सेकंड वाले में आप यूज करेंगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और थर्ड वाला कहता है कि अगर आप पहले वाले क्लॉज में क्या यूज कर रहे हैं, यानी कंडीशन क्लॉज, पहला वाला क्लॉज कहने का मतलब है जिसमें आप कंडीशंस लगा रहे हो, ये हमारा कंडीशन 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 वाला होगा, और ये रिजल्ट 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 वाला क्लॉज होगा। तो थर्ड वाला कंडीशन कहता है कि अगर आप मुझमें पास्ट परफेक्ट यूज कर रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंस में अगर आप पहले वाले में पास्ट परफेक्ट यूज कर रहे हैं, तो सेकंड वाले में आपको क्या यूज करना होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी। लगा देते हैं, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है,
तो अब हमारे ये 3 कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। एक जो होता है, जो सबसे पहला होता है, जिसको बोलते हैं जीरो कंडीशन, जहां पर आपका कंडीशन क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन खासकर इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो, इफ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं जाऊंगी ना सेमिनार में, अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं जाऊंगी ना, यानी कि इस वाले कंडीशन क्लॉज को होना चाहिए था किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए था, और रिजल्ट वाले को किसमें होना चाहिए था, फ्यूचर इंडेफिनिट में होना चाहिए था। जो मैंने अभी आपको यहाँ रूल बताया वही फॉलो हो रहा है। ठीक है, देखो ये वाला हम यूज करते हैं, पहला वाला रूल किस लिए यूज करते हैं, पहला वाला रूल हम यूज करते हैं, पहला वाला कंडीशन यूज करते हैं जब हमें पॉसिबिलिटी किसी चीज की बताई जाती है कि हम अगर ये काम करेंगे तो इसका रिजल्ट ये बनने वाला है। इफ आई स्टडी आई विल पास, अगर मैं पढ़ती हूँ तो मैं पास हो जाऊंगी। इसका मतलब है कि पहला वाला कंडीशन जब पॉसिबिलिटी बताई जाती है तब हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और रिजल्ट वाले में फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। तो भाई यहाँ पर कंडीशन बताया जा रहा है, तो इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड दी सेमिनार, यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो हमें क्या करना था, हमें यहाँ पर इफ आई गेट का यूज करना था। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, इंप्रूव करना है आपको सेंटेंस। ठीक है, इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द सेमिनार। क्लियर, समझ में आ रहा है आप सभी को। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आपका ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से भरा होता है। अगर आपने ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं रिवाइज किए हैं तो आप रिवाइज करेंगे, जितना कुछ आपने पढ़ा है सब रिवाइज करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, सी इंसिस्टेड ऑन। सी इंसिस्टेड ऑन, इंसिस्ट का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना। उसने एक रिक्वेस्ट किया, इंसिस्ट किया, शी वाज इनोसेंट, वो क्या है, निरपराध है। अब देखो, इंसिस्टेड ऑन किसी पर नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ उसने इंसिस्ट किया कि वो इनोसेंट है, उसने किया वो इनोसेंट है। दो सेंटेंसेस को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, और ये काम कौन करता है, आपका दैट। तो इंसिस्टेड दैट हो जाएगा। ठीक है, इंसिस्टेड दैट हो जाएगा आपका आंसर, इंसिस्टेड ऑन नहीं होगा। नेक्स्ट, यू मस्ट एंड्योर, आपको वो चीजें सहन करनी पड़ेगी, टॉलरेट करनी पड़ेगी, दैट यू कैन नॉट क्योर, जिसका आप इलाज नहीं करा सकते हैं, आपको वो चीजें सहन करनी पड़ेंगी। तो आप यहाँ देखेंगे प्रिवेल और एक्सेप्ट और सफर नहीं होगा। एंड्योर का मतलब ही होता है सहन करना, चाहे वो सफर करने के केस में यूज कर रहे हो, अच्छी किसी चीज को सफर सहन करने के केस में कर रहे हो, तो यू मस्ट एंड्योर आपको वो करना ही पड़ेगा जब अगर आप उस चीज का क्योर नहीं कर रहे हैं, उस चीज का इलाज नहीं कर रहे हैं। यानी सेंटेंस में एकदम कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस क्या है हमारा, एकदम करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, देयर विल बी नो इंप्रूवमेंट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, बोथ द टीम्स, भाई दोनों टीमों ने मिलकर के गेम को खेला, फेयरली खेला, दोनों टीमों ने मिलकर के गेम को फेयरली खेला। 2015 के क्वेश्चंस गाइस हम सॉल्व कर रहे हैं बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ, आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, और आपकी अटेंशन की जरूरत है, क्योंकि अगर आपके लिए इस टाइम में अगर मैं बोलूं पैनासिया का जो काम करेगा वो करेगा आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट। ये दो चीजें अगर आप अभी बैठ के कर रहे हैं तो मतलब आप पेपर में धूम मचाने वाले हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। दो चीजों को करिए, मस्त पेपर करके आएंगे आप। ठीक है, सो बोथ द टीम्स, दोनों टीमों ने गेम को खेला, फेयरली खेला। भाई अब बताओ, अगर मैं पहले वाले सेंटेंस को बोलूं तो पहला वाला सेंटेंस कह रहा है, पहला वाला सेंटेंस नहीं, पहला वाला ऑप्शन देखो, प्लेड फेयरली द गेम, गेम को फेयरली खेला। ठीक है, कंसीडर करो। थर्ड वाला कह रहा है प्लेड अ फेयर गेम, उन्होंने खेला, फेयर गेम को खेला, भाई गेम को फेयर खेला, फेयर गेम को खेला, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ जो आपका फेयर है वो गेम है, उन्होंने खेला नहीं, गेम उन्होंने फेयरली नहीं खेला, उन्होंने गेम को फेयर खेला। यानी कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें फेयर अपने गेम के पहले यूज करना है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भाई समझने की मेरी बात कोशिश करो, यहाँ पहला वाला सेंटेंस, ये सेंटेंस कह रहा है कि उन्होंने दोनों टीम से मिल करके प्लेड गेम फेयरली, फेयरली, यहाँ जो फेयरली है, ये जो फेयरली आप देख रहे हो, ये फेयरली प्लेड में मीनिंग ऐड कर रहा है, लेकिन जबकि गेम फेयर था, ना कि उन्होंने खेला, गेम फेयर हुआ। भाई खेला तो गेम ही तो फेयर हुआ, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द अदर्स shook their heads and made vague noises of approval। सुख, सुख का मतलब होता है चीजों को हिलाना, जो कोई भी चीज हो सकती है, सुख कोई भी चीज कर सकती है। ठीक है, देखो जहां पर, और वेग का मतलब क्या होता है, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट। नॉइजेस ऑफ अप्रूवल मतलब उन्होंने अपने सर को हिलाया, अस्पष्टता कि वो क्या कर रहे हैं, चीजों को वो मना कर रहे हैं। मना करने के केस में, जब भी मना करने का केस आता है हम नॉडेड का यूज करते हैं।
हमें जब भी असर्शन या निगेशन बताना होता है तो हम नॉडेड बोलते हैं। नॉडेड का मतलब होता है इस तरह से सर को हिलाना, नॉडेड करना। तो यानी कि यहाँ पर अगर निगेशन का सेंस आ रहा है ना, तो हम यहाँ पर सुक नहीं करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर हम नॉडेड का यूज करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। आपको बताना है, आपको इस सेंटेंस में बताना है कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका प्री में बनेगा ही बनेगा भाई। प्री की तैयारी कर रहे हो, सीरियस हो जाओ, मैं कह रही हूँ सीरियस हो जाओ। इंग्लिश में वोकैबुलरी नहीं कर पाओगे, कभी कभी होता है कि वोकैबुलरी टफ आ जाती है, नहीं कर पाओगे, लेकिन ये सेंटेंसेस तो आराम से कर ले जाओगे भाई। साल भर 6-7-8 महीना आपने ग्रामर के कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो फिर इस सेंटेंस को करने में, इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जस्ट आउटसाइड माई हाउस, मेरे घर के एकदम जस्ट सामने ही, बाहर ही, आर अ प्ले ग्राउंड फॉर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे घर के एकदम सामने ही बच्चों, स्कूल बॉयज के लिए क्या है, प्ले ग्राउंड है, खेलने के लिए प्ले ग्राउंड है ना। अगर मैं बात करूं प्ले ग्राउंड की, तो प्ले ग्राउंड कौन सा नाउन है, जरा साफ साफ बताना, कौन सा नाउन है प्ले ग्राउंड? प्ले ग्राउंड आपका है सिंगुलर नाउन है। अगर ये सिंगुलर है तो आपको यहाँ पर सिंगुलर वर्ब चाहिए। क्यों? तो यहाँ जो आर आया है इस प्ले ग्राउंड के लिए आया है। क्या बात सही है भाई? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? सब्जेक्ट कौन है? प्ले ग्राउंड है ना। मेरे घर के सामने मैं किसको इंट्रोड्यूस करूंगी? प्ले ग्राउंड को करूंगी, कि मेरे घर के सामने एक प्ले ग्राउंड है। तो अगर मैं इसके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब यूज कर रही हूँ, तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब को भी तो सिंगुलर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो हमारा एरर बनेगा वो बनेगा किस पार्ट में? बनेगा आपका आर आ प्ले ग्राउंड में। यानी कि इज आ प्ले ग्राउंड इस जगह पर होना चाहिए, ना कि आर आ प्ले ग्राउंड होना चाहिए। इतनी बातें क्लियर? नेक्स्ट, ही कैन बी अ बास्केटबॉल प्लेयर, वो एक बास्केटबॉल प्लेयर हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, आगे यहां तक की बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ही कैन बी, वो बन सकता है बास्केटबॉल प्लेयर, क्योंकि सिंस, देखो भाई, सिंस का यूज और एज का यूज और बिकॉज का यूज हम एक ही केस में करते हैं। किस केस में? जब हमें कोई रीजन बताना होता है, जब हमें कोई रीजन बताना होता है, कोई कारण बताना होता है। सो ही इज अ टॉल लाइक अ म्यूल, क्योंकि वो टॉल है, लंबा है, लाइक अ म्यूल की तरह। अब देखो, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, उसका म्यूल के साथ में कंपैरिजन हो रहा है। अब बताओ, उसका म्यूल के साथ कंपैरिजन हो रहा है तो कौन सी डिग्री हुई? कंपैरेटिव डिग्री हुई भाई। और कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में या तो हम ई आर यूज करते हैं, या तो मोर प्लस एडजेक्टिव लगाते हैं, या तो फिर हम एज या फिर सो एज का यूज करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, इधर टॉलर वॉलर नहीं करना है, उसका वो कैसा है, किसके जैसा है? लाइक यूज हुआ है ना, तो वो म्यूल के जैसा है। यानी कि हम क्या यूज करेंगे? एज टॉल एज म्यूल, मतलब वो एकदम किसके जैसा है? टॉल, म्यूल के जैसा टॉल है। यहाँ लाइक यूज हुआ है, इस वजह से हम लाइक की जगह पर यहाँ एज का यूज कर रहे हैं, कि वो एकदम जो लंबा है, किसकी तरह? म्यूल की तरह लंबा है। यानी ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है? इनकरेक्ट है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर इनकरेक्ट है। बी पोर्शन में आपका एरर था, ही इज टॉल लाइक अ म्यूल नहीं होगा, ही इज एज टॉल एज म्यूल, क्योंकि इनडायरेक्टली हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं उसका म्यूल के साथ में, और लाइक वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ पर टॉलर नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? एज टॉल एज म्यूल। कंपैरिजन थोड़ी हो रहा, उसका वो कैसे है, देखो यहाँ पर, वो म्यूल के जितना ही है, म्यूल के जितना ही बड़ा है, म्यूल के जितना ही बड़ा है, तो एज टॉल एज करेंगे। ठीक है, उसको ज्यादा ना उसको कम बताया गया है। यहाँ पर लाइक कंपैरिजन हुआ, समान कंपैरिजन हुआ है। समान तरीके से जब कंपैरिजन करते हैं तो एज का हम यूज करते हैं, या फिर सो एज का यूज करते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। Why do you think I met? Who do you think I met? आपको क्या लगता है मैं किससे मिली हूँ? आपको क्या लगता है मैं किससे मिली हूँ? ध्यान से मेरी बात सुनो। हु आपका क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव है। और whom क्या है? whom ऑब्जेक्टिव है, और whose क्या है? whose पॉसेसिव है। अब देखो, आप किससे मिले? आप किससे मिले यानी कि आप जिससे मिले वो आपका ऑब्जेक्ट हुआ। कह दो हाँ हुआ। सब्जेक्टिव ये होता है, ऑब्जेक्टिव ये होता है, पॉसेसिव ये होता है, तो आप जिससे मिले वो आपका ऑब्जेक्ट ही बना ना। तो यहाँ हु का यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे? हुम करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका जो एरर था वो था सी पोर्शन में हुम होना चाहिए था। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेजेस व्हाइल ऑन जर्नी। ये क्या है? It is not advisable to take heavy luggages.
ये जो लगेज वर्ड है ना, ये जो लगेज वर्ड है, ये आपका ऑलरेडी क्या होता है, ऑलरेडी ये लगेज भारी होता है, हैवी लगेजेस हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लगेज होगा आपका, और आपका एरर किस पार्ट में बनेगा, सी पार्ट में बन जाएगा। यहाँ पर हैवी लगेजेस नहीं होगा, हैवी लगेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। A bird in the tree is worth two in the bush। आपने कहावत तो सुनी होगी, प्रोवर्ब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि एक से भला नहीं, जो चीज आपके पास में है, जैसे कि आप ये क्या है, a bird in the tree is worth two in the bush। मतलब अगर आपके पास में जो चीज है उसे संतुष्ट रहे, सिवाय उस चीजों के बारे में सोचे जो आपके पास में नहीं है। सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पर a bird in the tree नहीं होता है, ये प्रोवर्ब आपका a bird in the hand होता है। A bird in the hand is worth two in the bush, ठीक है। तो यानी कि एरर जो था आपका किस पार्ट में था, आपका था फर्स्ट पार्ट में, a bird in the hand होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट, he has the full facts dash but is deliberately hiding them। उसके पास में सारी जानकारी है, कुछ छिपा नहीं है उससे, उसके पास सारी जानकारी है लेकिन वो छिपा रहा है, डेलिबरेटली यानी जानबूझकर वो मुझसे छिपा रहा है, उसके पास सब कुछ उसको पता है। तो भैया जब ऐसी कोई जानकारी जो सीक्रेट होती है, उसके लिए जो ईडियम आता है वो आता है अप हिज स्लीव आता है। अप हिज स्लीव का मतलब होता है कि अपने स्लीव के अंदर आपने कुछ अच्छा सा, कुछ बढ़िया, कुछ सीक्रेट, कुछ रहस्य आपने छिपा करके रखा है और आप जानबूझकर किसी को बता नहीं रहे हैं। तो कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो आपने क्या किया, आपने सीक्रेटली उसको सेव करके रखा है, तो वो आपका क्या हो जाता है, अप हिज स्लीव हो जाता है। He has the full facts of his sleeve, but he's deliberately hiding them। Next आ जाओ। When the morning dash the murder was discovered। जैसे सुबह हुई पता चल गया कि मर्डर किसने किया था। Dash the murder discovered, जैसे सुबह हुई पता चल गया कि मर्डर किसने किया था, ठीक है। अब यहाँ देखो, हम मॉर्निंग के लिए, सुबह हुई के लिए कौन सा वर्ब यूज करेंगे, सुबह हुई और पता चल गया कि किसने मर्डर किया था, सुबह हुई पता चल गया। सो अराइव्ड नहीं होता सुबह के लिए, ना ही हैपेंड होता है, ऑकर्ड होता है। मॉर्निंग ऑकर होता है कि सुबह हुई, ठीक है, कोई काम अपने आप से हो रहा है तो वो ऑकर है। सुबह हुई और ये पता चला कि मर्डर किसने किया था, तो सुबह के साथ जो आपका आएगा वर्ब होने के लिए, सुबह होने के लिए, वो आपका आएगा ऑकर हमेशा। तो यहाँ पर ऑकर्ड, व्हेन द मॉर्निंग ऑकर्ड द मर्डर वाज डिस्कवर्ड। क्लियर। नेक्स्ट, द अपीयरेंस ऑफ द सिटी, यानी कि जो सिटी का अपीयरेंस है, जो दृश्य है, डैश डे बाय डे, डे बाय डे। अब सिटी का डे बाय डे का मतलब होता है हर दिन। अब हर दिन की बात अगर हो रही है तो ये हैबिट तो जाएगा नहीं, ना ही रूटीन जाएगा, ना ही कोई फैक्ट जाएगा। हर दिन कुछ हो रहा है मतलब वो टेम्परेरी एक्शन है, किसी दिन कुछ और हुआ, किसी दिन कुछ और हुआ, किसी दिन कुछ और हुआ, दिन ब दिन चेंज हो रहा है, दिन ब दिन चेंज हो रहा है। यानी कि अगर मैं मान के देखूं तो ये सेंटेंस कंटिन्यूअस में जा रहा है, लगातार जो काम होता है वो हमारा कंटिन्यू एक्शन होता है, और मे भी कुछ टाइम के लिए बंद भी हो जाए, बट अभी वो कंटिन्यू है, अभी के लिए वो जारी है। भाई अभी के लिए अगर वो जारी है, द अपीयरेंस यानी कि जो दृश्य है सिटी का, वो अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए जारी है। तो हाल फिलहाल के लिए जारी है, तो यहाँ पर वर्ब जो, यहाँ पर जो हमारा टेंस होगा वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो तो हाँ हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको कहाँ दिख रहा है सेंटेंस में, डी दिख रहा है, डी दिख रहा है, लगा दो डी, डी को लगा दो। क्लियर। तो यानी कि एज चेंजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्मेल ऑफ द सी कॉल्ड डैश मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड। जो समुद्र की लहरों की जो सुगंध है, रेतों की जो सुगंध है, वो मेरे बचपन की मुझे याद दिलाती है। याद दिलाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, याद दिलाने के लिए हम कॉल फॉर लेंगे। कॉल फॉर का मतलब होता है, कॉल के साथ अगर फॉर आ गया, इट मीन्स कि हम किसी चीज को जरूरी, किसी चीज की जरूरी होने के लिए हम कर रहे हैं, कॉल फॉर का यूज होता है। कॉल बैक का मतलब होता है वापस लेना, कॉल ऑन का मतलब होता है मिलने जाना, और कॉल अप का मतलब होता है याद करना। कॉल अप, कॉल अप जब भी हम यूज करते हैं, इट मीन्स कि हम वहां पर क्या कर रहे हैं, वहां पर हम याद करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जब भी कॉल फॉर होगा, इसका मतलब होता है किसी चीज का जरूरी होना, कॉल बैक का मतलब होता है किसी चीज को वापस लेना, कॉल ऑन का मतलब होता है मिलना, और कॉल अप का मतलब होता है क्या, याद करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉल्ड अप द मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड। नेक्स्ट, द पुलिस फायर्ड ऑन द मॉब। मॉब और क्राउड में क्या डिफरेंस होता है,
जो आपका ये क्राउड है, ये हम भीड़ को बोलते हैं। कभी भी सामान्यतः कहीं पर नॉर्मली लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि क्राउड हुआ है। लेकिन जहां पर बात हम बोल देते हैं कि मॉब है, इसका मतलब होता है कि वहां पर हम गुस्से वाली भीड़ की बात कर रहे हैं। तो मॉब मतलब होता है गुस्से वाली भीड़, और क्राउड मतलब होता है ऐसे ही लोगों का इकट्ठा हो जाना, वो हमारा क्राउड, भीड़ भाड़ नॉर्मली बोलते हैं। अब ये कह रहा है कि पुलिस ने फायर किया मॉब पर व्हेन दे, अब गुस्से वाली भीड़ है तो वो क्या करेगी, वो वायलेंट हो जाएगी, वो गुस्सा दिखाएगी। तो गुस्सा दिखाने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, वायलेंट का यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन जो फिल होगा, टर्न्ड वायलेंट, यानी कि जब वो अग्रेसिव हो गए, जब वो आक्रामक हो गए, तो वहां पर उन्होंने फायर करना, पुलिसों ने स्टार्ट कर दिया किसके ऊपर, मॉब के ऊपर। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट जाता है। अब्यूसिव का मतलब होता है बैड वर्ड्स यूज करना, नॉइजी मतलब शोरगुल करना, और फिजल्ड आउट का मतलब होता है गाइस कमजोर होना, वीकेंड होना। क्लियर? नेक्स्ट, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, वो व्यक्ति, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया है। ध्यान से अगर मेरी बात सुनोगे तो बहुत बेहतरीन चीज सुनने को मिलेगी, और वो चीज ये है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके एग्जाम प्री में 1 या 2 आएगा, और 2 आ सकता है, ये मान करके चलेंगे। अच्छा, आपने कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा है, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो तैयारी की ही होगी। अगर उसमें से नहीं आया फिर क्या करोगे, अगर उसमें से मान लिया नहीं आया तो क्या करोगे, तो उसमें रैंडमली अपना लगा के आइएगा कि मतलब मुझे तो जो मैंने तो इतना कुछ पढ़ा, उसमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया नहीं, अब मैं क्या करूं। मार्क मत करना गलती से उसमें, ठीक है, उसको छोड़ दीजिएगा, वोकैब पे आइएगा। देखो ये सारी चीजें, वोकैब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसा है ना कि ये रिपीटेड आते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद से उसमें से पूछ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पूछा तो भी अच्छी बात है, लेकिन रैंडमली ना कभी लगा के आना, ठीक है। और वोकैबुलरी भी ऐसा ही आपका एक पार्ट है कि आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि जब भी आप वोकैबुलरी पढ़ो तो सिनोनिम एंटोनिम साथ में लेकर के पढ़ो, ताकि चांसेस रहे कि आपकी वोकैबुलरी वो जो आपने पढ़ी है वो एग्जाम में पूछ ली जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है कि वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, वो व्यक्ति जो जस्टिस और लॉ से यानी कानून से भागता है, न्याय और कानून से भागता है, उसको हम क्या बोलते हैं। अभी आप जितने स्टूडेंट हैं देख रहे हैं वो कह देंगे क्रिमिनल, स्मगलर, थीप। फगेटिव की तो मीनिंग ही नहीं पता है, लेकिन आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास तो देखी नहीं होगी, जो हमने 200 वर्ड्स डिस्कस किए हैं। अगर नहीं देखे हो तो जाकर के देख लो, वो रिपीटेड वहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो आपकी रिपीटेड है, वो एक उसमें से जरूर पूछा जाएगा। तो फगेटिव का मतलब होता है भगोड़ा, हिंदी में जिसको बोलते हैं, जो कानून और न्याय से भागता है उसको हम फगेटिव बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फगेटिव बोलते हैं। थीप मतलब होता है चोर, स्मगलर और क्रिमिनल, ये सारे हमारे सिनोनिम्स हैं। स्मगलर को हिंदी में बोलते हैं तरस्कर, यानी जो तस्करी इधर उधर करता है उसको हम स्मगलर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का दूसरा क्वेश्चन आ गया है और कह रहा है अ पर्सन हु डिजर्व ऑल प्रेज, यानी वो व्यक्ति जिसकी तारीफ की जानी चाहिए क्योंकि वो डिजर्व करता है, ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे। डिटेस्टेबल का मतलब होता है घृणास्पद, यानी कि जिस व्यक्ति से घृणा ही की जाए, बिल्कुल मतलब वो प्यार से बात करने के लायक नहीं है, वो हमारा इंसान डिटेस्टेबल होता है। लवेबल का मतलब होता है प्यार करने वाला, जिसको बहुत, जो प्यारा मासूम सा छोटा सा क्यूट सा बच्चा होता है उसको लवेबल बोलते हैं। डेस्पिकेबल का मतलब होता है घृणास्पद, यानी कि ये हम अगर बात करें डिटेस्टेबल की, डेस्पिकेबल की, तो ये हमारे बन जाते हैं सिनोनिम्स बन जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड कह रहा है लॉडेबल। लॉडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, यानी जिसकी प्रशंसा की जाए वो हमारा इंसान क्या होता है, लॉडेबल होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। ऑप्शंस कौन से होंगे करेक्ट आपके, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। बताओ इतनी बातें समझ में आ गई। हाँ, ये हो सकता है कैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन करना है, ये हो सकता है कि 3 आप एकदम क्लियर हो कि ये 3 वर्ड्स तो बिल्कुल इस क्वेश्चन के आंसर नहीं हो सकते हैं, एक को गेस मार के आ सकते हो। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनो, जैसे समझा रही हूं वैसे समझो आप, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। कह रहा है वन हु स्किलफुल, वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा योग्य होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेक्शरस। डेक्शरस का मतलब होता है काफी योग्य, गुणवान व्यक्ति, ठीक है। डिफरेंट का मतलब होता है असामान्य। डिसिप्लिन का मतलब होता है क्या, बहुत ही अनुशासित व्यक्ति। और डिलिजेंट का मतलब होता है मेहनती, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ऑफ वंस ओन फ्री विल, वो व्यक्ति जो अपनी इच्छा से ही काम करता हो, स्वेच्छा से ही काम करता हो, दूसरों की मनमानी, दूसरों की कही गई बात को ना मानता हो, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री, यानी कि स्वेच्छात्मक या स्वेच्छा से जो अपने इच्छा से जो काम करता हो उसको वॉलेंट्री बोलते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी और मैंडेटरी, इन सब का मतलब होता है क्या,
जो चीजें अनिवार्य हो, जो चीजें अनिवार्य होती हैं उसको ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी और मैंडेटरी हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा अनुभवी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति को क्या वेटरन बोलेंगे? ऑफ कोर्स वेटरन बोलेंगे। वेटरन वो व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, सफोस्टिकेटेड हो, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति होते हैं, उसको हम वेटरन बोलते हैं। तो वेटरन आर्टिस्ट होते हैं, वेटरन पर्सन होते हैं जो बहुत ज्यादा क्या हो, बहुत ज्यादा अनुभवी हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है आपका? करेक्ट हो जाता है। देखो, नोविस का मतलब होता है क्या? नया, है ना। अगर कोई व्यक्ति अपने किसी भी कार्य में क्या है, नया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नोविस बोलेंगे। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब होता है आपने कुछ दिन काम किया, अब उस काम को आप बहुत इजीली स्किलफुली काम कर ले जा रहे हो, तो आप क्या हो? आप एक्सपर्ट हो। ठीक है, और प्रैक्टिसनर, प्रैक्टिसनर का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जो व्यवसायी होते हैं उनको प्रैक्टिसनर हम बोलते हैं। बहुत क्लियर सी बात है। व्यवसायी, इसका देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ व्यवसायी, क्योंकि ऑदर की तो मीनिंग आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, स्टडी ऑफ एशियंट थिंग, पुरानी चीजों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? आर्चियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और एथनोलॉजी का मतलब होता है क्या? एथनोलॉजी का मतलब होता है मानव की मानव विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, और फिजियोलॉजी का मतलब होता है शारीरिक विज्ञान, और जूलॉजी का मतलब क्या होता है? जूलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान। नेक्स्ट आ जाओ, वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, वो व्यक्ति जो अपने फ्यूचर के प्लान को लेकर के बहुत ज्यादा लापरवाह है, बेपरवाह है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? हम इम्प्रोविडेंट बोलेंगे। वो व्यक्ति जो अपनी चीजों को लेकर के, स्पेसिफिकली अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा लापरवाह होता है, वो हमारा इंसान कहलाता है क्या? इम्प्रोविडेंट कहलाता है। इम्प्रैक्टिकल का मतलब होता है अव्यवहारिक, इम्प्रूडेंट का मतलब होता है अविवेकी, प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। इम्प्रूडेंट से आप तो गैस ही कर सकते हो, जो अविवेकी हो, जिसके पास में विवेक ना हो, पेशेंस ना हो, शिक्षा ना हो, अशिक्षित हो, इम्प्रूडेंट उसको हम कह सकते हैं आराम से। और पोटेंट कहता है, पोटेंट का मतलब होता है शक्ति। इम्पोर्टेंट जब बोलते हैं तो शक्तिहीन हो, ऐसा कोई इंसान जो शक्तिहीन हो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पोर्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो आंसर बन जाता है आपका पहला ऑप्शन, इम्प्रोविडेंट, यानी वो व्यक्ति जो क्या हो, जो बहुत ज्यादा जो बेपरवाह हो, वो हमारा इम्प्रोविडेंट कहलाता है। नेक्स्ट, एफिमेनेसी, एफिमेनेसी का मतलब होता है वो व्यक्ति, आपको एक चीज बता दूं, आपको बताना है एंटोनिम्स। ठीक है, 3 हमारे क्वेश्चंस हैं, उनको आपको एंटोनिम्स बताने उसके। एफिमिनेसी का मतलब होता है वो व्यक्ति जो क्या हो? एफिमिनेट हो। इट मींस कि वो व्यक्ति, वो मैन, वो पर्सन जो महिलाओं की तरह एक्ट करते हो, उनको हम एफिमिनेट बोलते हैं। एफिमिनेसी का मतलब होता है क्या? कायरता। एफिमिनेसी का मतलब क्या होता है? कायरता। तो बूरिशनेस का मतलब होता है अशिष्ट, अट्रैक्टिवनेस का मतलब होता है आकर्षक, अग्रेसिवनेस का मतलब होता है गुस्सैल, और मैनलीनेस का मतलब होता है जो व्यक्ति मैन हो, मतलब दमदार हो, मतलब एडवेंचरस हो, उसको हम मैनलीनेस बोलेंगे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। डी इज द ऑपोजिट ऑफ एफिमिनेसी। क्लियर? नेक्स्ट, प्लेसिड। प्लेसिड और काम का मतलब होता है शांत, मतलब शांत। पैसिड और प्लेसिड और पैसिव दोनों का मतलब होता है शांत। ठीक है, तो शांत मतलब होता है, इसका ऑपोजिट जाओगे तो क्या हो जाएगा? स्टॉर्मी हो जाएगा, यानी जो उग्र हो, जो बहुत ज्यादा उग्र हो। मूविंग और डल और अर्जेंट आपकी मीनिंग्स है। डल का मतलब होता है क्या? डल का मतलब होता है नीरस। मूविंग का मतलब होता है जो एक्टिव हो, और अर्जेंट का मतलब होता है जरूरी, इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, वैसिलेशन। वैसिलेशन का मतलब होता है क्या? अस्थिर होना। वैसिलेशन का मतलब होता है अस्थिर होना, यानी चंचल होना। जो एक व्यक्ति एक जगह पर ना रुक पाए, वो हमारा कैसा इंसान होता है? उस तरह के व्यक्ति को हम वैसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, स्टेट फास्टनेस का मतलब होता है, स्टेट फास्टनेस का मतलब होता है दृढ़ होना, यानी कि मतलब एकदम क्या होना? एक जगह पर स्थिर होना। ऑपोजिट जाओगे, अगर ऑपोजिट जाओगे तो चुपचाप से क्या लगाओगे? ये लगाओगे। इसका मतलब होता है अस्थिर होना, इसका मतलब होता है अस्थिर होना और स्थिर होना। ठीक है, रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप करना, रिलीफ का मतलब होता है आराम करना, और इनोक्यूलेशन, इनोक्यूलेशन का मतलब बताएंगे आप सभी क्या होगा? इनोक्यूलेशन का मतलब क्या होगा बताएंगे आप सभी? इसका मतलब होता है टीकाकरण करना। ठीक है, मुझे भी याद आ गया, अभी तक मैं सोच रही थी। टीकाकरण करना। ठीक है, टीकाकरण करना। ठीक है,
तो ये हमारे आज के 30 क्वेश्चंस हो गए हैं, जो बहुत ज्यादा 2015 का जब एग्जाम सीजीएल प्री का निकाल करके देखोगे, इन क्वेश्चंस को आप वहां आराम से आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट, यही आपके दो ऐसे जरूरी दोस्त हैं जिनके साथ में आपको रात दिन इस 10 से 15 दिनों में आपको काटना है। तो आप इतना कुछ करिए, और जैसे मैं आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर करा रही हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस करा रही हूँ, बस क्लास को अटेंड करो, मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको करना ही है ये सारी चीजें, ठीक है, अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं आप। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।